हेलो दोस्तों, नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका निम्बस आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आपको पता है कि हरियाणा सिविल सर्विसेज मेंस 2024 हो चुका है। 30 और 31 मार्च को ये एग्ज़ाम हमारे पास हुए हैं। और जैसे हमें पता है कि मेंस के अंदर 4 एग्ज़ाम होते हैं। एक एग्ज़ाम हमारा हिंदी का रहता है, देन हमारे पास इंग्लिश का एक एग्ज़ाम होता है, देन हमारे पास जर्नल स्टडीज़ का एक एग्ज़ाम होता है और चौथा पेपर हमारे पास रहता है ऑप्शनल का। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द जर्नल स्टडीज पेपर। ठीक है, उसमें टोटल अपने पास 20 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। एक एक करके उनको डिस्कस करेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, क्यों क्वेश्चन पूछा गया है। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो प्रिडिक्टेड है, आप बोल सकते हो, मतलब आप अंदाजा लगा सकते थे कि इस बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और अगर हम लेवल की बात करें तो आप इसको इजी टू मॉडरेट के बीच में रख सकते हो। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। हाँ, अगर आपने सही ढंग से पढ़ा है स्टैटिक एंड करंट दोनों पोर्शंस को तो आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकते थे। अब वहां पे थोड़ा सा ये आ जाता है कि कौन अच्छे से लिखता है, तो मतलब मेरे हिसाब से यहाँ पे नॉलेज से ज्यादा आपकी जो राइटिंग स्किल्स है वो देखे जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर दिए जाएंगे। क्योंकि नॉलेज तो ऐसी है कि जो बंदा हरियाणा सिविल सर्विसेज प्रीलिम का एग्जाम क्वालिफाई करके आ रहा है तो उसने एटलीस्ट इतना सा तो पढ़ा ही होगा, राइट। सो एक एक करके हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं वन बाय वन, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ पे पूछा जा रहा है, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लो कि सारे के सारे क्वेश्चंस इसमें आपके कंपलसरी थे, कोई भी आपके पास ऑप्शनल नहीं था, सारे कंपलसरी थे। देन इसके अलावा हर एक क्वेश्चन 10-10 मार्क्स का था हमारे पास, और टोटल हमारे पास 20 क्वेश्चंस थे, तो मतलब 200 टोटल मार्क्स का हमारा ये पेपर हो जाता है। और अगर हम बात करते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में जो क्वेश्चन है वो लिखा जाता है, लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट खड़ा होता है क्वेश्चन की लैंग्वेज को लेकर तो वहां पे इंग्लिश वाला करेक्ट माना जाता है, राइट। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पेपर के पहले ही पेज पे दी होती है। सो सबसे पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, इनफैक्ट पहले दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखोगे, स्वामी विवेकानंद इज द स्पिरिचुअल फादर ऑफ मॉडर्न नेशनलिस्ट मूवमेंट, इलेबोरेट। 10 नंबर में आपने बताना है कि किस तरीके से स्वामी विवेकानंद ने हमारी जो मॉडर्न नेशनलिस्ट मूवमेंट थी उसमें कंट्रीब्यूट किया है। इनको स्पिरिचुअल फादर बोला जाता है मूवमेंट का। अब हमें पता है कि स्वामी विवेकानंद की जब बात की जाती है तो ऑटोमेटिकली हम वेदांत की बात करते हैं, योग की बात करते हैं, हिंदुइज्म की बात करते हैं। अक्सर बोला जाता है कि स्वामी विवेकानंद वो पर्सनैलिटी हैं जिनके द्वारा पूरे वर्ल्ड लेवल पे हिंदुइज्म की, इंडिया की एक पॉजिटिव इमेज जो है उसको क्रिएट किया गया। जैसे गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर की हम बात करें तो इनके द्वारा भी ये बोला गया कि अगर आप इंडिया को समझना चाहते हो, इंडियन नेशनलिज्म को समझना चाहते हो, इंडिया का करेक्टर क्या है इसको समझना चाहते हो, तो आपको स्वामी विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। और गांधी खुद बोलते हैं कि इस विवेकानंद को पढ़ने से पहले और विवेकानंद को पढ़ने के बाद जो मेरे दो पर्सपेक्टिव थे दोनों बहुत डिफरेंट थे। तो मतलब काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। तो क्वेश्चन आप यहाँ पे बोल सकते हो कि पर्सनैलिटी के ऊपर पूछा गया है, स्वामी विवेकानंद के कंट्रीब्यूशन के बारे में। आपने देखो 200 वर्ड्स के अंदर इसका आंसर लिखना है, 10 मार्कर है। आपने बताना है, आपने जस्टिफाई करना है कि क्यों हम स्पिरिचुअल फादर बोलते हैं स्वामी विवेकानंद को, राइट। तो उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में बताओ, कैसे स्वामी विवेकानंद के डिफरेंट डिफरेंट कोट्स में बोला जाता है कि हर एक नेशन जो होता है उसकी एक डेस्टिनी होती है, हर एक नेशन का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उन्होंने कोई ना कोई मैसेज जो है वो वर्ल्ड को डिलीवर करना होता है। और जब इंडिया की बात आती है, इस धरती की बात आती है, तो स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि इट इज रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, इट इज रिलेटेड टू रिलीजन, काफी फोकस किया जाता है। सो वही सारी बातें हमने यहाँ पे लिखनी है। अच्छा, उसके बाद यूथ के बारे में भी आप बोल सकते हो स्वामी विवेकानंद की बड़ी पॉजिटिव अप्रोच रही है, वो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस अपनी यूथ से रखते हैं, राइट। सो वो सारी चीजों को हम यहाँ पे एड ऑन कर सकते थे। वही चीज इंट्रोडक्शन में कुछ बेसिक चीजें लिखते विवेकानंद के बारे में, देन बॉडी पार्ट के अंदर जो पूछा गया उसको एक्सप्लेन करते और एट द एंड एक मैसेज के साथ आप इस आंसर को एंड कर सकते थे। सेकेंड क्वेश्चन भी कुछ ऐसा सा ही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इज वन ऑफ द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट्स ऑफ इंडियन यूनिटी। तो इसके बारे में आपने बताना है, 10 मार्कर क्वेश्चन है। अगेन आपने 200 वर्ड्स में इसका आंसर देना है। अब देखो, वल्लभ भाई पटेल की जब हम बात करते हैं तो दिमाग में आजकल स्टैचू ऑफ यूनिटी जरूर आता है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने के पीछे कोई कारण तो है ना, क्यों उनको स्टैचू ऑफ यूनिटी उनके लिए बनाया गया, आप बोल सकते हो। क्यों उनको यूनिटी की मूर्त माना जाता है? क्योंकि हमें पता है कि जब हमारा देश आजाद हुआ है
उस टाइम पे अराउंड अराउंड 560 के अराउंड प्रिंसली स्टेट्स थे, उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स ने इंडिया को ज्वाइन किया। उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका आता है? ऑलवेज वल्लभ भाई पटेल। सो वो जो यूनिटी के लिए उन्होंने अपनी एक अलग मूवमेंट चलाई है, आप बोल सकते हो आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस का ये क्वेश्चन एक तरीके से बन सकता है, आप बोल सकते हो। और सरदार वल्लभ भाई पटेल अगेन एक पर्सनैलिटी है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, तो सेकंड क्वेश्चन भी पर्सनैलिटीज के ऊपर पूछा गया। तीसरा क्वेश्चन बड़ा आसान है, स्टैटिक क्वेश्चन है, ब्रिंग आउट द डिफरेंसेस बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट इन इंडियाज नेशनल मूवमेंट। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। बेसिक अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए थी? एक तरफ आप मॉडरेट्स को रखते, एक तरफ आप एक्सट्रीमिस्ट को रखते, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, अगर कोई सिमिलैरिटी है तो क्या सिमिलैरिटी है। यहाँ पे खास तौर पे देखो क्या पूछा गया है, डिफरेंसेस। सो डिफरेंसेस के ऊपर आपने फोकस करना है। मॉडरेट्स का क्या एम था, क्या तरीके उन्होंने अपनाए, क्या उनकी अचीवमेंट्स थी, वो सारी चीजें। उसी तरीके से एक्सट्रीमिस्ट के लिए, और आई थिंक अगर आप स्पेक्ट्रम बुक को पढ़ते हो फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें ये सब कुछ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। कंप्लीटली स्टैटिक क्वेश्चन है, अगेन 200 वर्ड में इसका आंसर हमने देना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज रिलेटेड टू, ऊपर वाले तीनों क्वेश्चंस को अगर आप देखोगे, वो तीनों क्वेश्चन हिस्ट्री के और हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज के ऊपर क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो करंट अफेयर्स से ओरिजिनेट होता है। कैसे? तो देखो यहाँ पे, इंडियाज डेमोग्राफिक्स आर एन अपॉर्चुनिटी एज वेल एज चैलेंज टू मीट नेशंस विकसित भारत गोल। इस बार के बजट में ये मेंशन किया गया था ना कि 2047 तक, जब हमें 100 साल हो जाएंगे आजादी को, तब हम हमारे देश को क्या है, एक डेवलप्ड नेशन बना चुके होंगे। 2047 हमारा टारगेट ईयर है, विकसित भारत की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट दी गई है कि जो हमारी डेमोग्राफी है, मतलब जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन है, जैसे हम बोलते हैं कि हमारी पॉपुलेशन में आज के टाइम पे ज्यादा पॉपुलेशन आपको जो देखने को मिलती है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन देखने को मिलती है, दैट इज यंगर पॉपुलेशन, वर्किंग एज पॉपुलेशन, डिपेंडेंट पॉपुलेशन आप बोल सकते हो कम है। और वर्ल्ड लेवल पे अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू द यूएन द रिपोर्ट, कि हमारे देश में अराउंड 142 करोड़ हैं जो लोग रहते हैं यहाँ पे, और इंडिया दुनिया की सबसे पॉपुलस कंट्री है। सो उसके फायदे भी हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं, ये एक स्टेटमेंट दे दी। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट हाईलाइट द फीचर्स एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियाज डेमोग्राफिक लैंडस्केप। क्या क्या फीचर्स हैं हमारी डेमोग्राफी के और क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, वो आपने बताना है। रैशनल फॉर सेटिंग अप पॉपुलेशन कमेटी। अब देखो, ये पॉपुलेशन कमेटी के बारे में निर्मला सीतारमन ने अपनी बजट की स्पीच के अंदर मेंशन किया था कि हम एक पॉपुलेशन कमेटी बनाएंगे। सो पॉपुलेशन कमेटी, एंड उसके पीछे क्या कारण है, क्या रीजनिंग है, वो आपने यहाँ पे जस्टिफाई करना है। और दूसरी चीज, आपने अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस के बारे में लिखना है अबाउट डेमोग्राफी ऑफ इंडिया। सो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हो। ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के साथ भी रिलेट करता है एंड ह्यूमन ज्योग्राफी के साथ भी रिलेट करता है। सो दोनों की नॉलेज हमें यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, अगेन 10 मार्कर है, 200 वर्ड्स में लिखना है। हाउ हैज इंडिया बेनिफिटेड फ्रॉम द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ डॉक्टर MS स्वामीनाथन इन एग्रीकल्चरल साइंसेस। हमें पता है कि रिसेंटली MS स्वामीनाथन की डेथ हुई है, जिसकी वजह से इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाना तो एक्सपेक्टेड ही था। दूसरी चीज, हमारी एग्रीकल्चर साइंस की जब हम बात करते हैं तो इनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया लेवल पे जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो इन केस ऑफ इंडिया फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको बोला जाता है? MS स्वामीनाथन को। इसके अलावा एग्रीकल्चर के अंदर चाहे वीट की वैरायटीज हो, चाहे राइस की वैरायटीज हो, चाहे पोटैटोज हो, चाहे बॉटनी हो, हर एक फील्ड में MS स्वामीनाथन की कॉन्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगी। उन्हीं चीजों को आपने यहाँ पे जस्टिफाई करना था इन 200 वर्ड्स फॉर 10 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A uniform civil code in India is a necessity for empowering women. Discuss. अब बहुत न्यूज में चला है पूरा 2023 में, उत्तराखंड की वजह से आप बोल सकते हो, रिसेंटली भी बहुत न्यूज में चल रहा था। सो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाना बड़ा स्वाभाविक है, आप बोल सकते हो। सो ऊपर वाला क्वेश्चन को भी हम करंट अफेयर के कैटेगरी में ही काउंट करेंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके पॉलिटी एंड करंट दोनों के पर्सपेक्टिव से पूछा गया है। सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या चीज?
इसको 2-4 लाइनों में आप एक्सप्लेन करते, उसके बाद आप जस्टिफाई करते कि ये क्यों जरूरी है हमारे देश के अंदर वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए। देखो ज्यादातर, एक एग्जांपल मैं भी आपको दे सकता हूँ कि ज्यादातर हमारे यहाँ पे जैसे मैरिज के लॉज हैं या प्रॉपर्टी के लॉज हैं, राइट, रिलीजन टू रिलीजन वेरी करते हैं, लोकल लॉज आपको देखने को मिल जाएंगे, ट्राइबल लॉज आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि ज्यादातर जो पक्षपात किया जाता है, आप बोल सकते हो ज्यादातर इनइक्वालिटी जो हमें देखने को मिलती है वो वुमेन उस चीज को सफर करती है। सो कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी उस चीज में अगर आप लेके आते हो तो आप वुमेन को एम्पावर कर सकते हो। अब आपने एग्जांपल्स देके इस चीज को जस्टिफाई करना है, सिंपल चीज, राइट, 200 वर्ड्स में और 10 मार्कर। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, फंडामेंटल ड्यूटी सप्लीमेंट फंडामेंटल राइट्स डिस्कस। स्टैटिक क्वेश्चन है, हाँ थोड़ा सा एनालिटिकल है कि आप कितनी अच्छी एग्जांपल्स दे सकते हो, कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। अगेन 200 वर्ड्स में आपने इसको लिखना है। अब देखो जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं या एज सच वैसे भी ड्यूटीज की बात करते हैं, जो राइट्स हैं ये ड्यूटी के बिना एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। आप ड्यूटीज को संविधान के अंदर मेंशन करो या ना करो, विदाउट ड्यूटी अगर लोग अपनी कुछ ड्यूटीज को नहीं मानते हैं तो उस कंट्री के अंदर कोई राइट सरवाइव कर ही नहीं सकता। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा राइट टू लाइफ है, सामने वाला का भी राइट टू लाइफ है, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे राइट टू लाइफ की जो इज्जत है उसको मेंटेन करे, आप बोल सकते हो। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उसका जो राइट टू लाइफ है उसको इंश्योर करके दूं, फिर ही तो वो उसको एंजॉय कर पाएगा ना। सो ये जस्टिफिकेशन आपने यहाँ पे करनी थी। अगेन पॉलिटी का हमारे पास स्टैटिक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, बड़े बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो, How has physical environment influenced the development of transport network in our country? Physical environment की वजह से कैसे हमारे देश का जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है इसके विकास के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है। सिंपल चीज है, आपने इन्वायरमेंट असेसमेंट के बारे में पढ़ा होगा, किस तरीके से जो प्रोजेक्ट शुरू किए जाते हैं बीच में रुक जाते हैं क्योंकि फिजिकल एनवायरनमेंट को किसी तरीके का नुकसान हो सकता है। सो वो ऑल पॉजिटिव नेगेटिव्स आपने तर्क देना है यहाँ पे, पूरा पूरा आप बोल सकते हो कि किस तरीके से इम्पैक्ट हो रहा है, राइट। सो इसके अंदर आप इकोलॉजी जो है उसको ऐड करोगे, आप जियोग्राफी को ऐड करोगे, आप करंट की एग्जांपल्स को ऐड करोगे, कुछ प्रोजेक्ट्स की एग्जांपल आपको देनी पड़ेगी, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। विदाउट एग्जांपल आपका आंसर क्वालिटी आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको जो बंदा प्रीलिम क्वालिफाई करके आया है वो लिखने की कैपेसिटी रखता है। अब चैलेंज है कि आप अपनी क्वालिटी को उससे बेहतर कैसे कर सकते हो, सिंपल चीज, राइट। जो नेक्स्ट बार के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो इस चीज को ध्यान में रखना। नेक्स्ट आ गया, सुजेस्ट द वेज टू टैकल द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन हमारे पास हैं, आपने सुजेशंस देने हैं कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। नंबर 1, illicit ड्रग ट्रेड एंड अब्यूज इन सोसाइटी। बड़ा न्यूज में चल रहा था कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के एक साइड म्यांमार वाली साइड आपको क्या है, आपको गोल्डन ट्राइंगल, और वेस्ट वाली साइड आपको गोल्डन क्रेसेंट देखने को मिलता है। कितना हमारे यहाँ पे कुकी ट्राइब जो मणिपुर की न्यूज में चल रही थी वो भी आपको देखने को मिला होगा कि वो इलीगल ड्रग का जो ट्रेड होता है म्यांमार से इंडिया उसमें इन्वॉल्व रहती है। सो यहाँ पे पहली तो ये प्रॉब्लम है कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, आपने सुजेशंस देने हैं। नंबर 2 हमारे पास है चाइल्ड लेबर को कैसे खत्म किया जाए, इसके ऊपर आपने सुजेशंस देने हैं। आपको कुछ बेसिक लेजिस्लेचर्स को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, लेजिस्लेशंस को मेंशन करना पड़ेगा, कौन कौन से लॉज हैं जो यहाँ पे हमारे देश में इस चीज के रिलेटेड है। चाइल्ड लेबर की अगर हम बात करते हैं या ड्रग ट्रैफिकिंग की बात करते हैं तो ये सारी चीजें तो हमारे संविधान के अंदर भी मेंशन की गई है। यू कैन ऑल्सो मेंशन द आर्टिकल्स, सो उससे थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी हो जाती है, आप बोल सकते हो। तो क्या चीज आप इसमें एक नई इन्वेंशन आप बोल सकते हो, कर सकते हो जो बाकियों से अलग हो, सिंपल चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, डू यू थिंक दैट quality of higher education will be impacted by the entry of foreign educational institution in our country? Give reason in support of your answer. आपने इतना बताना है कि क्या हमारे देश में जो हायर एजुकेशन है इसकी क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है अगर इन फ्यूचर और इन प्रेजेंट बाहर से जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस अपनी ब्रांचेस को यहाँ पे ओपन करते हैं, तो इससे क्या पॉजिटिव इंपैक्ट हमारी हायर एजुकेशन के ऊपर होगा, आपने इसी को जस्टिफाई करना है। बेसिक करंट अफेयर ओरिएंटेड आप बोल सकते हो ये क्वेश्चन,
रहेगा हमारा। देन उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, असेस द रोल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वेरी मच इंपॉर्टेंट, इन प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ इंडियाज कल्चरल हेरिटेज। हमारा जो हिस्ट्री है, जो एंशियंट हिस्ट्री है, जो मिडिवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास पहुंचने तक का एक बहुत बड़ा कड़ी जो है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो सोर्स है, दैट इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अगर ये इंस्टीट्यूशन ब्रिटिशर्स के टाइम पे एस्टेब्लिश ना किया जाता तो आज शायद हम इतनी डेप्थ में हमारी हिस्ट्री को ना समझ पाते। सो नंबर 1 आपने यहाँ पे जो पूछा गया है, दैट इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किस तरीके से प्रिजर्वेशन एंड इंडियन कल्चर के प्रमोशन में हेल्प करता है, इस चीज को आपने एक्सप्लेन करना है। मतलब ऑन द रोल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन पूछा गया। अगेन 200 वर्ड्स में है, 10 मार्कर है। नेक्स्ट अगेन करंट अफेयर ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एयर पोल्यूशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द मेजर अर्बन एग्लोमरेशंस and cost thousands of lives every year. In light of the statement, elaborate the mitigation strategies for emission control in India. देखो उन्होंने बोला कि हर साल हमारे देश में जो बड़े बड़ी सिटीज हैं वहां पे कितने लोग मरते हैं ड्यू टू जो आपकी पोल्यूशन की प्रॉब्लम्स है। खास तौर पे क्या बोला गया है, एयर पोल्यूशन की वजह से। दिल्ली के बारे में तो सबने सुना होगा, है ना, हरियाणा में बैठे हो, दिल्ली के क्लोज बैठे हो, आपको पता है कि क्या हालात होते हैं। सो आपने यहाँ पे क्या बताना है, आपने बताना है कुछ मिटिगेशन स्ट्रेटजीज जिससे आप एमिशन को कंट्रोल कर सकते हो। क्वेश्चन इज नॉट अबाउट एयर पोल्यूशन, क्वेश्चन इज अबाउट कि कैसे उसको मिटिगेट किया जा सकता है, एमिशन को कैसे रोका जा सकता है, दैट इज द क्वेश्चन। उसको आपने आंसर करना है। पहली जस्ट स्टेटमेंट दी गई है कि ये हो रहा है, इसको मद्देनजर रखते हुए कुछ मिटिगेशन की स्ट्रेटजीज बताओ। सो वो आपने यहाँ पे लिखनी है। देन उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 दोनों इंटरनेशनल रिलेशन आईआर के क्वेश्चन है, और बड़े सिंपल क्वेश्चन आप बोल सकते हो यहाँ पे आईआर के पूछे गए हैं। आई होप आपको भी सिंपल ही लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करते हैं, इंडियाज सॉफ्ट पावर एंड कल्चरल डिप्लोमेसी प्रोवाइड द रिक्विजिट स्ट्रेटेजिक इंपल्स टू अनलॉक इंडियाज पोटेंशियल एज अ ग्लोबल पावर, डिस्कस। आज के टाइम पे इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करके ग्लोबल लेवल पे अपनी एक प्रेस्टिजियस पोजीशन बना रहा है। किस तरीके से ये सॉफ्ट पावर हमें उस चीज में हेल्प कर सकती है, मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्ट पावर इन इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफ इंडिया, या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्ट पावर इन फॉरेन पॉलिसी, खास तौर पे इस तरफ फोकस्ड है ये क्वेश्चन, राइट। वही चीज को आपने एक्सप्लेन करना है। सेकंड और भी आसान है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज एन एफर्ट इंप्रूव रीजनल कोऑपरेशन एंड कनेक्टिविटी ऑन द ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्केल। हमें पता है 2013 से जी जिनपिंग इसको चला रहे हैं, चाइना के प्रेसिडेंट, राइट। और ये रीजनल लेवल पे जैसे गवदहार पोर्ट रिसेंटली न्यूज में चल रहा था, दैट इज एक कड़ी ऑफ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। हम्बन टोटा के बारे में आपने सुना होगा, है ना। ये सारे क्या है, ये वो पोर्ट्स हैं जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। ये सारी वो कंट्रीज जिन्होंने इसको ज्वाइन किया, आप बोल सकते हो। हमारी मोस्ट ऑफ द नेबर कंट्रीज इसको ज्वाइन कर चुकी हैं। सो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना चाहिए। ट्रांस कॉन्टिनेंटल भी है क्योंकि अफ्रीका तक भी कनेक्टिविटी जाएगी, यूरोप तक भी जाएगी, राइट। बट इट इज डेट ट्रैप, डू यू एग्री। बट इसको डेट ट्रैप बोला जाता है। इंडिया हमेशा ये क्लेम करता है कि डेट ट्रैप की थ्योरी है चाइना की। ये जैसे पाकिस्तान को इतना कर्जा दिया कि अब वो कर्जे में फंस चुके हैं, आप बोल सकते हो। और चाइना जैसा बोलेगा वैसा पाकिस्तान की सरकार करेगी, क्योंकि कर्जे के नीचे आप दफन हो चुके हो। सेम फॉर श्रीलंका और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जहां जहां पे आप बोल सकते हो चाइना का इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंट चीज रिसेंटली क्या हुआ था, जो इटली है, ये आई थिंक फरवरी की खबर है जहां तक मुझे याद है। फरवरी में ये न्यूज आई थी कि इटली ने क्या किया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को छोड़ दिया है। हालांकि वो वहां पे अच्छी खासी कंस्ट्रक्शन भी हो चुकी थी, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को छोड़ दिया है। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक्चुअली क्या है, न्यूज में चल रहा था क्योंकि इटली ने इसको लीव किया था, राइट। सो उसकी वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो आपने बताना है कि ये डेट ट्रैप है या नहीं है, तो यहाँ पे रीजन देना पड़ेगा। व्हाट आर द रिजर्वेशन एक्सप्रेस्ड बाय इंडिया रिगार्डिंग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इंडिया ने क्यों बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन नहीं किया। जैसे इसमें से आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो हमारा एरिया जो पाकिस्तान के पास है, वहां से एक कॉरिडोर इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का निकलता है, दैट इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमने इसको ज्वाइन नहीं किया है। अदरवाइज हमारा कलकत्ता पोर्ट इसका एक पार्ट हो सकता था, राइट।
देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ब्रिंग आउट द कोरिलेशन बिटवीन ग्रोथ। सो आपने कोरिलेशन बताना है, इकोनॉमी का क्वेश्चन है, बिटवीन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। आपने रिलेशन बताना है कि ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ में क्या रिलेशन है। स्टैटिक चीज होगी, आप बोल सकते हो। सेकंड देखो, ट्रेस द स्ट्रेटजी ऑफ नीति आयोग फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया। सेकेंड वाली चीज आपने बतानी है कि नीति आयोग कौन सी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर रही है हमारे देश के अंदर इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। देखो, इंक्लूसिव ग्रोथ एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर न्यूज में देखने को मिलेगा। अगर आप देश को विकसित भारत बनाना चाहते हो, है ना, डेवलप्ड इंडिया बनाना चाहते हो 2047 तक, तो इंक्लूसिव ग्रोथ तो आपको करनी पड़ेगी। इंक्लूसिव ग्रोथ का सिंपल मतलब है कि पिछड़े से पिछड़ा एरिया, पिछड़े से पिछड़ा इंसान ग्रोथ का, डेवलपमेंट का भागीदार होगा। सिंपल चीज, राइट। तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 को देखो, हाउ डज वाटरशेड मैनेजमेंट कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल वेलबींग। अगेन इकोनॉमी का एंड ज्योग्राफी ओरिएंटेड क्वेश्चन है, आप बोल सकते हो, दोनों चीजें इसमें आएंगी। सो वाटरशेड मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वाटरशेड आप बोल सकते हो कि एक ऐसा लैंड एरिया है जहां से ड्रेन आउट हो रहा है पूरे का पूरा पानी, रिवर्स बह रही है। अब देखो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये आपका वाटरशेड एरिया है, यहाँ से एक रिवर बह रही है लेकिन इस एरिया तक पानी नहीं पहुंच रहा, तो मतलब क्या है, वहां पे ड्रॉट पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ है। तो हम क्या है, कैनाल्स के अलग अलग प्रोजेक्ट बनाते हैं, उस तरफ को पानी को लेके जाते हैं। इट इज ऑल्सो मैनेजमेंट। अच्छा, वाटरशेड के एरिया के अंदर आपको हो सकता है कि वहां पे बहुत सारी ड्रेनिंग हो रही है, तो एक्सेसिव वाटर होने की वजह से वहां पे फ्लड्स की प्रॉब्लम आ सकती है, राइट। सो ये सारी चीजों को कैसे मैनेज किया जाए, सो आपने वाटरशेड मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पे बताना है, और ये बताना है कि ये कैसे हमारे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जनता की वेल बीइंग का भागीदार होगा। सो ये आपने जस्टिफाई करना है, मतलब इंपॉर्टेंस बतानी है एक तरीके से, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल वेल बीइंग को मद्देनजर रखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, व्हाट इज आदित्य L1 है क्या। सिंपल ये पूछा जा रहा है, अंडरलाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मिशन इन फील्ड ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आदित्य L1 के बारे में बताना है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है साइंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी में। स्टैटिक क्वेश्चन एक तरीके से हो चुका है, क्योंकि लगातार खबरों के अंदर बार बार आदित्य L1, आदित्य L1, इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंच चुकी होगी कि आप इजीली इसको लिख सकते हो। अच्छा, हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही थी उसमें भी ये क्वेश्चन बार बार ऐड किया गया, बोथ प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज में एंड मेंस की टेस्ट सीरीज में। सो अगर किसी ने ज्वाइन की होगी तो ऑटोमेटिकली वो समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन आना ही था, है ना, एक्सपेक्टेड है। देन क्वेश्चन नंबर 18 देखो, इन द इंडियाज फ्यूचर will be significantly determined by artificial intelligence। बड़ा इंपॉर्टेंट है। In light of this statement, discuss the various initiative taken by India। अब देखो हमारा जो फ्यूचर, इनफैक्ट वर्ल्ड का जो फ्यूचर है, that depends upon the artificial intelligence। अब इंडिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मैनेज करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, उन इनिशिएटिव्स को एज एन एग्जांपल आपने वहां पे लिखना है। कैसे इंडिया इसको मैनेज कर रहा है ये आपने जस्टिफाई करना है, और थोड़ा सा आप ये भी बता सकते हो कि कैसे ये वर्ल्ड के फ्यूचर में और इंडिया के फ्यूचर में कंट्रीब्यूट करेगा। अच्छा, जैसे हमारे पास, हमें पता है कि डाटा इंटरप्रिटेशन के भी क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, तो इस बार 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पिछली बार 1 क्वेश्चन पूछा गया था 6 नंबर का। इस बार हमारे पास 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, दोनों 10-10 नंबर के, मतलब 20 नंबर का डाटा इंटरप्रिटेशन एक तरीके से हमारे पास आया है। डाटा इंटरप्रिटेशन, एप्टीट्यूड आप बोल सकते हो, दोनों ही चीजें कंबाइन हो जाती हैं। सो यहाँ पे हमारे पास 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको आप रीड कर सकते हो। द डिस्टेंस इन माइल्स ऑफ 40 डॉक्टर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर हॉस्पिटल्स वर फाउंड एज फॉलो। 40 डॉक्टर का उनके घर से हॉस्पिटल तक का डिस्टेंस बताया गया है माइल्स में, 5 माइल्स, 3 माइल्स, 10 माइल्स, इस तरीके से 40 बताए गए। अब इस बेसिस के ऊपर आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऊपर वाले डाटा के बेसिस के ऊपर, जिसको आपने सॉल्व करना होता है। यू कैन रीड इट आउट, राइट। देन उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 में बताया गया है, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स इन अ ट्री इज मेजर्ड इन मिलीमीटर एंड द ऑब्टेन्ड डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। सो 40 पत्तों की लंबाई आपने मेजर की है इन मिलीमीटर, और उसका डाटा यहाँ पे आपको दिया गया है, और उस डाटा के बेसिस के ऊपर आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 5-5 नंबर के, ऊपर वाले भी 5-5 नंबर के थे। टोटल अगर आप देखोगे तो 4 क्वेश्चन है एक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 19 में 2 है, क्वेश्चन नंबर 20 में 2 है, और टोटल जो नंबर बनता है, नंबर बन जाता है आपका
10 और 10 टोटल 20 नंबर हमारे बन जाते हैं, राइट। सो इट इज इंपॉर्टेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द पेपर मेंस का, जो जीएस का पेपर था। ये सब इस बार के हरियाणा सिविल सर्विसेज के पेपर के अंदर, मेंस के अंदर पूछा गया है। आई होप आपको समझ आया होगा कि क्या इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं, किस तरीके से हम चीजों को टैकल कर सकते हैं। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, सिलेबस को सिंसियरली फॉलो किया करो। कोई भी चीज सिलेबस से बाहर नहीं है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सिलेबस को फॉलो करो। एंड आई होप अगर कोई नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहा है, सो बेस्ट विशेस। और अगर आपको हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, राइट। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स मिल जाएंगे, कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, यू कैन विजिट ऑन दैट। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस।